वेलकम डियर स्टूडेंट्स इन एएससी स्टार्टर। आप सबका एएससी स्टार्टर में बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको अकाउंटिंग जो है करवाने जा रहा हूँ। ये आज की फर्स्ट क्लास रहेगी। सबसे पहले मैं आपको कॉन्ग्रेचुलेशन करता हूँ कि आप 11th में आ गए हैं। देखो, अकाउंटिंग, अकाउंटेंसी और अकाउंट क्या है, हम इसको जानने से पहले बुक का नाम जान लेते हैं कि हमारी जो बुक है उसका नाम है डबल एंट्री बुक कीपिंग फाइनेंशियल अकाउंटिंग। वैसे एनसीईआरटी की बुक भी अवेलेबल होती है। अगर आप राइटर की बुक लेना चाहते हैं तो मैं आपको टीएस ग्रेवाल सजेस्ट करूंगा, और बुक हमेशा न्यू ही लेना, ठीक है। अगर आप ओल्ड बुक लेते हैं तो 1 ईयर से ज़्यादा ओल्ड नहीं होनी चाहिए, ठीक है। ये थोड़ा सा मैंने बुक के बारे में बता दिया। अब हम ये जान लेते हैं कि जो हम 11 में पढ़ने जा रहे हैं, जो हमारी बुक है डबल एंट्री बुक कीपिंग फाइनेंशियल अकाउंटिंग, इसमें मेन है क्या। देखो, सबसे पहले जो है आपको अकाउंटिंग के बारे में पता होना चाहिए। अकाउंटिंग है क्या। देखो, अकाउंटिंग एक ना प्रोसेस है जिसके अंदर जो है ना सबसे पहले जो ट्रांजैक्शन होती है उनको आइडेंटिफाई किया जाता है। अब आप बोलोगे कि कौन सी ट्रांजैक्शन को आइडेंटिफाई किया जाता है। वो ट्रांजैक्शन जो मनी से रिलेटेड है, अर्थात जो मनी में कन्वर्ट हो सकती हैं, उन्हीं को ही हम रिकॉर्ड करते हैं। जैसे मैंने माल राम को 20,000 का बेचा, सोहन ने बैंक से 20,000 का लोन लिया, तो ये मॉनेटरी में कन्वर्ट हो पा रही है, इसलिए हम इसको रिकॉर्ड करेंगे। लेकिन राम और श्याम की लड़ाई हो गई, राम बिजनेस को छोड़ के चला गया, तो अकाउंटिंग से रिलेटेड ये ट्रांजेक्शन नहीं है, तो इनको हम हटा देंगे। मतलब ये नहीं है कि जैसे बहुत सी जो चीजें मनी में कन्वर्ट होती है हम उसको कहीं और रिकॉर्ड नहीं कर रहे होंगे, ठीक है। लेकिन जो अकाउंटिंग हम करने जा रहे हैं, जो बिजनेस रिलेटेड हम सारे टर्म जो सीखेंगे, उसके अंदर जो है ना सबसे पहले हमें उन ट्रांजेक्शन को छांटना होता है जो मॉनेटरी से रिलेटेड है, जो हमारे बिजनेस से रिलेटेड है, जो मॉनेटरी में है। और जो नॉन मॉनेटरी की है उन ट्रांजेक्शन को हम नहीं लेते हैं, ठीक है। नॉन मॉनेटरी मॉनेटरी समझ में आ गया। तो मैंने आपको बताया कि अकाउंटिंग के अंदर सबसे पहले जो है क्या किया जाता है, ट्रांजेक्शन जो होती है ना, उन ट्रांजेक्शन को आइडेंटिफाई किया जाता है। आइडेंटिफाई कर लिया आपने। आइडेंटिफाई करने के बाद हमको मेजर करोगे। जैसे माल मोहन को कितने का बेचा था, 20,000 का बेचा था, ऐसे मेजर करोगे। मेजर करने के बाद फिर उन्हें आप रिकॉर्ड कर लोगे। रिकॉर्ड में क्या हुआ, जैसे आपने सोहन से माल खरीदा, मोहन से माल खरीदा, सोहन को बेचा, बैंक से उधार लिया, ऐसे बहुत सारे ट्रांजेक्शन, फर्नीचर खरीदा, बिल्डिंग खरीदी, मशीन बेची, ठीक है। तो बहुत सारी जो चीजें उन सबको आपके कर लोगे रिकॉर्ड आपने कर लिया। रिकॉर्ड के बाद जो नेक्स्ट स्टेप होगा ना आपका, उस नेक्स्ट स्टेप में आप क्या करोगे, उनको क्लासीफाई कर दोगे। क्या कर दोगे, क्लासीफाई का मतलब होता है जैसे बेचने वाली जो एंट्रीज है ना उनको आप अलग कर दोगे, खरीदने वाली अलग कर दिया, और जो डिस्काउंट है वो अलग कर दिया, ठीक। इस तरीके से सारी जो ट्रांजेक्शन है ना, तो क्लासीफाई आपको क्लियर हो गया। उसमें आप अलग अलग कर दोगे, बेचने वाला अलग, खरीदने वाला अलग, ठीक है। तो उसके बाद हम उसकी समरी तैयार करेंगे। समरी में क्या होता है कि हम सबके ना बैलेंस जो होते हैं ना वो तैयार करते हैं। जैसे हमने नेट परचेज कितना था, ठीक है, नेट सेल कितनी थी, मतलब कितना बेचा, कितना नेट फर्नीचर कितना था, तो ये समराइजिंग में आएगा, ठीक है। इसमें समराइजिंग क्या होता है, एक तरह का फाइनेंशियल रिकॉर्ड तैयार किया जाता है। ये जो समराइजिंग है ना, ये साल के एंड में की जाती है, जबकि जो हम ट्रांजेक्शन को आइडेंटिफाई कर रहे थे ना वो पूरा साल चलता रहेगा, ठीक है। जो मेजर कर रहे थे वो पूरा साल चलता रहेगा, रिकॉर्डिंग पूरा साल चलती रहेगी, क्लासिफाइंग पूरा साल चलती रहेगी। लेकिन जो समराइजिंग का जो काम होगा ना वो एट द एंड ऑफ द ईयर किया जाएगा, ठीक है, या जब कंपनी जो अपना प्रॉफिट निकालना चाहती है तब करेगी वो। उसके बाद जब समराइजिंग पूरी कर लेगी तो सारी की सारी जो इन्फॉर्मेशन है उसे इंटरप्रेट करेगी और कम्युनिकेट करेगी। किसको करेगी, जो यूजर्स हैं। अब यूजर कौन होते हैं, देखो जो बैंक है ना, बैंक हमारी फर्म को, हमारी कंपनी को लोन कब देगा, हमारे बिजनेस की पोजीशन देखेगा ना कि भाई बिजनेस वापस लोन चुका सकता है नहीं चुका सकता, तभी तो देगा। ऐसे जो इन्वेस्टर है जो हमारी कंपनी में पैसा लगाना चाहते हैं वो हमारे बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन को देखेंगे ना, तो तभी तो पैसा लगाएंगे। तो ये सारे के सारे यूजर्स होते हैं, और हमारी फर्म के अंदर भी यूजर्स होते हैं। एक तो मैनेजर्स हो गए, मैनेजर देखेंगे ना, अरे ये प्रोडक्ट ऐसे बिक रहा था, इसमें ये प्रॉफिट नहीं हुआ, इसमें इतनी वेस्टेज होगी, तो फिर वो डिसीजन लेंगे ना। और एम्प्लॉयज भी लेते हैं बच्चों, एम्प्लॉयज को लेते हैं, एम्प्लॉयज लेते हैं कि देखो कंपनी को बहुत अच्छा प्रॉफिट हो रहा है, तो चलो इस बार जो फेस्टिवल है, चलो भाई डिमांड करते हैं बोनस की, बोनस मांगेंगे ज़्यादा। तो इस तरीके से यूजर्स होते हैं। तो आपको मैं लिख नहीं रहा, बता रहा हूँ, अगर आप नोट करना चाहें तो नोट कर सकते हैं, बाकी बुक में लिखा होगा, ठीक है। अकाउंटिंग इज ए सिस्टमेटिक प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग, मेजरिंग, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, इंटरप्रेटिंग एंड कम्युनिकेटिंग फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन टू द यूजर्स, ठीक है। फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन की बात हो रही है, मतलब जो बिजनेस से रिलेटेड इंफॉर्मेशन है,
ठीक है। अगर मान लो कुछ मनी में कन्वर्ट हो रही है लेकिन वो बिजनेस रिलेटेड नहीं है तो उनकी बात हम नहीं कर रहे हैं, ठीक है। बाकी जो बुक का जो नाम है ना डबल एंट्री, तो इसमें दो एस्पेक्ट होते हैं, डेबिट एक क्रेडिट। तो इसके बारे में हम डिटेल में बाद में जानेंगे, ठीक है। और बुक कीपिंग के अंदर जो है ना सबसे पहले हम जो आइडेंटिफाई कर रहे थे ना इन्फॉर्मेशन को, तो वो हो गया। उसके बाद हम क्या कर रहे थे, जो मेजर कर रहे थे, उसके बाद हम क्या कर रहे थे, उनको रिकॉर्ड कर रहे थे, फिर क्लासीफाई कर रहे थे। ये सारा बुक कीपिंग के अंदर आ जाता है। और उसके बाद जो आगे का जो काम होता है ना वो अकाउंटिंग के अंदर आता है, ठीक है। तो अकाउंटिंग का एक तरह से पार्ट हुआ बुक कीपिंग, ठीक है। और फाइनेंशियल अकाउंटिंग में ये है कि जो हमारे जो माल बेचना और जो खरीदना है ना, जो हम कर रहे हैं, जो बिजनेस जितनी सारी एंट्रीज है उन सबका रिकॉर्ड पढ़ रहे हैं। अकाउंटिंग जो है ना वो 3 प्रकार की होती है, ठीक है। जैसे एक फाइनेंशियल अकाउंटिंग होगी, ठीक है, जिसमें माल बेचा खरीदा सब इनसे रिलेटेड चीज़ों को रिकॉर्ड किया जा रहा है। और एक होता है कॉस्ट अकाउंटिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग का मतलब जैसे किसी प्रोडक्ट को बनाने में कितने रुपए लगे, जैसे इस पेन को बनाने की बात कर रहा हूँ ना मैं, तो इस पेन को बनाने में किस ने क्या क्या एक्सपेंस, मतलब कहाँ का कैसे लगा। जैसे एम्प्लॉयज का एक पेन पे एम्प्लॉयज का कितना चार्ज आता है, और इस निब का कितना चार्ज आता है, इस प्लास्टिक का कितना चार्ज आता है, टोटल एक पर यूनिट के हिसाब से निकालना कॉस्ट अकाउंटिंग होती है। एक होती है मैनेजमेंट अकाउंटिंग। मैनेजमेंट अकाउंटिंग का मतलब होता है कि जैसे हम किस प्रकार से बिजनेस को मैनेज कर रहे हैं ना, तो उन सबसे रिलेटेड एक अकाउंटिंग बनाई जाती है। वो आप बड़ी क्लासेस में पढ़ेंगे, ठीक है। अभी 11th-12th में आपको जो है पूरा अकाउंट्स के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन दी जाएगी, ठीक है। अकाउंटिंग के बारे में इन्फॉर्मेशन दी जाएगी। अच्छा, अब अकाउंट किसे कहते हैं? अकाउंटिंग के बारे में मैंने आपको बहुत सारी चीज बातें बता दूं। अकाउंट का मतलब पता है क्या है? जब हम किसी हेड के अंदर ना, किसी एक पार्टिकुलर हेड के अंदर उससे रिलेटेड इतनी सारी एंट्रीज को रिकॉर्ड कर रहे हैं ना, वो अकाउंट है। ये मैंने लिख भी दिया है, इट इज अ रिकॉर्ड अंडर अ पार्टिकुलर हेड ऑफ अकाउंट। जैसे अगर सैलरी का है ना, तो सैलरी की सारी एंट्रीज अगर उसमें रिकॉर्ड हो रही है ना, तो वो अकाउंट है। अब अकाउंटेंसी किसे कहते हैं? देखो, अकाउंटेंसी का मतलब होता है जब आपको अकाउंटिंग की सिस्टमेटिक नॉलेज हो ना, उसे ही अकाउंटेंसी कहते हैं। द सिस्टमेटिक नॉलेज ऑफ अकाउंटिंग इज कॉल्ड अकाउंटेंसी। सिस्टमेटिक वर्ड बोलना बहुत जरूरी है। द सिस्टमेटिक नॉलेज ऑफ अकाउंटिंग इज कॉल्ड अकाउंटेंसी, ठीक है। अगर आपको अकाउंटिंग की सिस्टमेटिक तरीके से नॉलेज है ना, सिस्टमेटिक मतलब समझ में आ रही है। पहले आपने जो इन्फॉर्मेशन आइडेंटिफाई करी थी, फिर मेजर करा था, इनके अंदर बहुत सारी चीजें डिटेल में है। आपको सिस्टमेटिक तरीके से आना चाहिए, ठीक है। जैसे अगर मैं एक नॉर्मल जनरल के एग्जाम्पल की बात करूँ, जैसे चाय बनाने की बात हो रही है, तो आपने सीधा ऐसे थोड़ी करोगे कि आपने पहले क्या करा, गैस जलाया नहीं, उसके ऊपर अपने जो जिसके अंदर चाय बनाते हैं वो रख दिया, और आपने क्या करा, बस रखे रहने दिया। तो आपको गैस भी तो जलाना पड़ेगा, पानी भी डालना पड़ेगा, ठीक है। आपने क्या करा, आपने पानी, चलो आपने गैस भी जला दिया, आपने बर्तन भी ऊपर रख दिया, आपने क्या करा, पानी डाला नहीं, पत्ती पहले डाल दी, चीनी पहले डाल दी, ठीक है, या दूध डाला नहीं आपने, वो तो सारी चीनी पत्ती वैसे सड़ जाएगी। तो एक उसका सिस्टम है ना, एक प्रोसेस है ना। ऐसी अकाउंटेंसी में ये होता है कि जब आपको अकाउंटिंग की सिस्टमेटिक नॉलेज है ना, तो वही अकाउंटेंसी है। तो उम्मीद करूंगा आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब कुछ टर्म्स को हम जान लेते हैं, क्योंकि अकाउंट जो है ना 11th क्लास में बच्चों को इसलिए टफ लगते हैं क्योंकि उनको जब वो नए नए क्वेश्चन देखते हैं तो नए नए वर्ड्स आते हैं, और जब नए नए वर्ड्स आते हैं तो उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। तो आज थोड़ा सा मैं डिस्कस आपको कर देता हूँ, वीडियो ज़्यादा बड़ी नहीं करूँगा, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में और चीज़ें करवाऊंगा। तो थोड़ा सा मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि सबसे पहले ट्रांजेक्शन के बारे में जान लेते हैं। क्योंकि बिजनेस ट्रांजेक्शन का मतलब होता है वो फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन जो दो पार्टीज के बीच में हुई है या उससे ज्यादा जनों के बीच में हुई है, ठीक है, जिनको हम रिकॉर्ड करेंगे। मैंने आपको बताया था ना कि केवल उन्हीं ट्रांजेक्शन का रिकॉर्ड करते हैं जो मनी से रिलेटेड होती हैं। तो बिजनेस ट्रांजेक्शन वो फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन हैं, ठीक है, जिनको जो दो जनों के बीच में हुई। जैसे मैंने राम को माल बेचा, मोहन ने सोहन को माल बेचा, तो उनका जो हम रिकॉर्ड करेंगे ना, वही क्या है, बिजनेस ट्रांजेक्शन है, ठीक है। तो इसकी लैंग्वेज में बोल दूं बुक की, द टर्म बिजनेस ट्रांजेक्शन मीन्स अ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन और इकोनॉमिक event entered into by two parties that initiates the accounting process of recording it in the book of account of an enterprise, ठीक है। आप दोबारा से वीडियो को सुन सकते हैं, और 3 डॉट होती है, 3 डॉट उससे स्पीड धीरे भी कर सकते हैं, ठीक है। तो अब बिजनेस ट्रांजेक्शन के फीचर्स क्या हुए, कैरेक्टरिस्टिक। तो आपको पहले बताया था कि ये मनी या मनी वर्क से रिलेटेड होनी चाहिए, गुड और सर्विस जो भी हम ट्रांजेक्शन करेंगे, गुड और सर्विस की जो ट्रांजेक्शन होगी, ठीक है। गुड्स मतलब होता है जिसका हम बिजनेस कर रहे हैं, जैसे आपने फर्नीचर का बिजनेस कर रहे हो, कपड़े का बिजनेस कर रहे हो, तो वो सब। सर्विस तो आपको पता ही है कौन कौन सी सर्विसेज होती हैं, ठीक है। और इसमें क्या होना चाहिए, तो बिजनेस ट्रांजेक्शन की एक और बात है कि गुड या सर्विस एक्सचेंज जरूर होनी चाहिए। आप अपने आप को अपना माल बेच रहे हो, ठीक है, तो आप कह दोगे कि हाँ भाई चलो भाई बिजनेस ट्रांजेक्शन हो गई, नहीं, अपने आप को इसमें एक्सचेंज होना जरूरी है। इससे 2 पार्टियां बोली गई थी, ठीक है।
तो इस तरीके से इतना ही जानना बहुत है बिजनेस ट्रांजेक्शन के बारे में। फिर उसके बाद अकाउंट का वर्ड आता है। जो अकाउंट है तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, ये एक रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजेक्शन होता है जिसमें पार्टिकुलर हेड के अंदर लिखा जाता है। जैसे सैलरी है तो सैलरी की सारी डिटेल है, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी का बिल है तो इलेक्ट्रिसिटी के सारे बिल है, या यूं कह लो एक्सपेंस है तो एक्सपेंस के सारे खर्चे आप दिखा रहे हो। इस तरीके से कैपिटल किसे कहते हैं? जो पैसा मालिक ने अपने बिजनेस में लगाया ना, उसे कैपिटल कहते हैं। कैपिटल इज द अमाउंट इन्वेस्टेड बाय अ ओनर ऑफ द कंपनी या प्रोप्राइटर। जो मालिक होता है ना कंपनी को, उसे प्रोप्राइटर भी कहा जाता है, ठीक है। तो और भी सुनो मेरी बात, अगर कैपिटल है ना कैपिटल, तो उसे ओनर इक्विटी भी कहा जाता है, नेट वर्थ भी कहा जाता है। अब आ जाओ ड्राइंग पे। अच्छा एक और बात बता दूं, जो कैपिटल निकालने का तरीका होता है ना, मतलब अकाउंट के हिसाब से फॉर्मूला है, आप टोटल एसेट में से टोटल लायबिलिटीज लेस कर दो तो आपकी कैपिटल निकल आएगी। अब टोटल एसेट पता है क्या होता है? एसेट जो हमारे बिजनेस की वर्थ को बढ़ाती है, जो हमारे बिजनेस की वैल्यू है। अब एसेट भी बहुत प्रकार की होती है बच्चों, अगर आपने सुना हो जैसे फर्नीचर है, बिल्डिंग है, मशीन है, कैश है ना, ये सब एसेट है। अब एसेट कई टाइप की होती हैं, अभी बताता हूँ। सबसे पहले आप ड्राइंग समझ लो। अच्छा लायबिलिटी भी थोड़ी सी बताता हूँ, हालांकि बाद में बताऊंगा। लायबिलिटी मतलब होता है जो हमें बाहर वालों को पैसे देने हैं। अगर इंटरनल लायबिलिटी की बात कर रहा है तो वो मालिक ही है, कैपिटल ही इंटरनल लायबिलिटी है, ये याद रखना। क्योंकि एग्जाम में इंटरनल लायबिलिटी बोल देता है तो आप ऑप्शन पे गलत टिक कर देते हैं बच्चे, तो वहाँ कैपिटल पे टिक करना पड़ेगा। एक्सटर्नल लायबिलिटी का मतलब होता है अपने अलावा जो हमने बाहर वालों से उधार लिया हुआ है, ठीक है। अब ड्राइंग क्या होती है? अगर मालिक अपने ही बिजनेस का पैसा अपने घर पर पर्सनल के लिए यूज करता है, पर्सनल मतलब अपनी लाइफ में यूज करता है पर्सनल, तो उसे ड्राइंग यूज किया जाएगा। वहाँ पे क्या वर्ड यूज किया जाएगा? ड्राइंग।